हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मैथ के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हम उन पांचों प्रश्नों के साथ साथ हर एक उन प्रश्न से संबंधित जितने भी सूत्र होंगे या जितने भी तरीके होंगे, उन सभी तरीकों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीएमएसएससी योजना हुआ, चाहे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना हुआ, चाहे विद्याधन हुआ, या फिर अभी हाल ही में निकला है पॉलिटेक्निक का, यदि आप फॉर्म डाले होंगे तो ये प्रश्न उनमें तुरंत आपको देखने को एकदम एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बता दें, यदि आप क्लास 9 से लेकर 12th के विद्यार्थी हैं और आप स्कॉलरशिप्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अवय क्लासेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताता हूँ, उनको कैसे भरा जाता है वो सब प्रोसीजर बताता हूँ, प्लस साथ ही साथ उसमें आने वाले यदि कोई स्कॉलरशिप में एग्जाम हो रहा है तो उस एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। प्रश्न देखेंगे कि दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है। यदि चौड़ाई 12 मीटर है तो खेत का परिमाप बताइए। सबसे पहला शुरू करते हैं। ये क्या दिया है, पहले देखेंगे कि हमारा आयत के आकार का खेत है। किसके आकार का? आयत के आकार का। आयत किसे कहते हैं? मतलब 4 रेखाखंडों से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके केवल आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। तो चलिए पहले आयत के बारे में देख लेते हैं। आयत इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसको लंबाई कहते हैं और इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर पूछेगा कि आयत का परिमाप बताइए, परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर कहेगा कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब समझते हैं कि परिमाप कब यूज करते हैं और क्षेत्रफल कब यूज करते हैं। सुनिए, अगर कोई भी कार्य हो, जैसे अगर इसी आयताकार खेत के चारों तरफ हम लोग को तार लगवाना हो तो हम लोग तार कैसे बाहरी भाग पे काम करना पड़ेगा हम लोग को। जब अगर कोई भी आकृति रहेगी उसके बाहर बाहर कोई कार्य करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग उस आकृति का परिमाप निकालते हैं। और अभी अगर इसके अंदर हम लोग को मान लीजिए कुछ टाइल्स लगवाना हो, चाहे घास लगवाना हो, तो वो काम हम इसके अंदर करेंगे। तो जब हम कोई कार्य इसके अंदर करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग उस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा बात हमारा आयत से संबंधित। अब आइए आते हैं अपने सवाल पे। कह रहा है कि एक आयत के आकार का खेत है, ये हम मानते हैं लंबाई और ये मानते हैं लोग चौड़ाई। कह रहा है ना कि चौड़ाई जो है 12 मीटर दिया है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है। इसका अर्थ समझिए, जैसे जो लंबाई है वो ना चौड़ाई का 5/2 गुना है। तो चौड़ाई हमको सवाल में दे दिया है 12, तो 12 गुणे 5/2। अब 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 6 5 30 मीटर। अर्थात उस खेत की जो लंबाई है वो 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। अब हमको इस आयताकार खेत का ना परिमाप निकालना है। परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, चाहे यल प्लस बी भी कह सकते हैं। तो 2 लंबाई कितना दे दिया है, तो लंबाई हमारा 30 है और चौड़ाई 12। अब निकाल लेंगे, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 84 मीटर। अर्थात वो जो खेत है उसके अगर परिमाप की बात करेगा तो परिमाप हमारा 84 मीटर है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति के सवाल आ जाते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इन पे लगा नहीं सकते, इसलिए आपको वर्ग, आयत, वृत्त, शंकु, घन, घनाभ के फॉर्मूलों को आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को।
अब चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा प्रतिशत चैप्टर से, ठीक है। सेकेंड प्रश्न दिया है, यदि शहर की जो आबादी है प्रति वर्ष 15% बढ़ जाती है। एक शहर है, शहर की आबादी प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है। 2 वर्षों में यदि आबादी 2 वर्ष बाद होता है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। समझिए, ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और आप लोग सूत्र की सहायता से लगाते होंगे। आइए मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप इसका आंसर तुरंत ला सकते हैं। पहले इस सवाल को समझिए। कह रहा ना कि एक शहर में 50,000 लोग थे और ऐसा माना जा रहा था ना कि प्रति वर्ष उस शहर में 15% के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही थी। तो पूछा है ना कि 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो जाएगी। तो आइए दिखाते हैं आपको। पहले देखते हैं ना कि प्रतिशत वृद्धि किस हिसाब से हो रही है। तो वृद्धि हो रही थी 15%। तो हम लोग 15% को लिख सकते हैं 15/100। अब इसको काटिए, 5 के 15 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। अर्थात मतलब अगर वर्तमान जनसंख्या की बात करेगा और यहाँ पे नया जनसंख्या, तो 15% को बदले तो 3/20 आया। तो इसका मतलब अगर माना जाए ना कि 20 अगर जनसंख्या है तो 1 साल बाद बढ़ के 23 हो जाएगा। इसका मतलब यही है, 20 इस समय है, 3 बढ़ोतरी होगी तो 23 हो जाएगा। तो 2 बार इसका है तो 2 बार करेंगे, 20 से 23 हो जाएगा। आपस में गुणा कर देंगे तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। 23 का गुणा 23 में करेंगे तो 529 हो जाएगा। 529 हो जाएगा। अगर ऐसे चाहें तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 दूना के 6 दूना के 12, ठीक है, 529 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, मतलब इसका मान पूछा है। देखिए इस वाले का मान आपको यहाँ पे दे दिया है क्योंकि ये भी वर्तमान जनसंख्या और ये भी वर्तमान, तो ये संख्या में है और ये अनुपात एक प्रकार से कह सकते हैं। तो संख्या वाले को ऊपर रखते हैं और सेम वही वर्तमान जनसंख्या जो अनुपात में नीचे रखेंगे। और फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है ना कि हम लोग को नया जनसंख्या मतलब 529 का मान पूछा है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब आइए इसको हल करते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से काटे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4। पहले 2 से काट लेते हैं, आसान रहेगा। 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 250। फिर काट लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 125। अब 125 का गुणा कर देंगे 529 में, तो आपका आएगा 66 125। तो इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। 125 का आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, आप कर सकते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 66,125 लोग उस गांव में हो जाएंगे। वर्तमान में 50,000 है, लेकिन ऐसे ही 15% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो 2 वर्ष बाद आपका 66,125 लोग उस गांव में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आप तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर 2 वर्ष पहले पूछेगा तो इसका जो मान है इस तरह से लगाएंगे। हमने मतलब वर्तमान जनसंख्या दे दिया था 50,000 और ये भी वर्तमान का ही निकाला है। तो वर्तमान में वर्तमान का भाग देके नया वाला मतलब 529 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप संबंधित तैयारी करवाई जाती है। मैथ का अगर कोई भी कंसेप्ट आपका कमजोर है तो मैंने अपने ही चैनल पे 60 दिन 60 मैराथन का मैंने मैथ का पूरा बेसिक क्लास सिखाया हुआ है।
उसको प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं मैंने मतलब आपके लायक है क्लास 11, 12, 9, 10, तो उस हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से भी आप स्कॉलरशिप्स के बारे में देख सकते हैं। और ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो बच्चों को प्रदान की जाती है, ऐसे फेक वाली स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक थोक विक्रेता अपने ग्राहकों को 500 रुपया से अधिक, एक थोक विक्रेता अपने ग्राहकों को 500 रुपया से अधिक की खरीदारी करने पर 6.5% की छूट देता है। मतलब मान लीजिए उसके यहाँ सेल लगा होगा और कोई ग्राहक उसके पास पहुंचा होगा, तो वो उसको लालच देने के लिए मतलब ज्यादा सामान वो खरीदे, तो वो कहा होगा ना कि देखिए हमारे अगर 500 से ज्यादा आप खरीदारी करेंगे तो आपको 6.5% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो फिर एक रमेश है, रमेश ने 812.5 रुपया की छूट प्राप्त की, तो बताइए कि रमेश कितने रुपए की खरीदारी किया। सुनिएगा, सवाल बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना है। एक रमेश नाम का व्यक्ति है, एक थोक विक्रेता के पास पहुंच गया और वो उसकी स्कीम चल रही थी कि यदि आप 500 रुपए से अधिक की खरीदारी हमारे यहाँ से कर रहे होते हैं आप, तो मैं आपको जितना का खरीदेंगे उस पर मैं 6.5% की छूट दूंगा। रमेश ने 812.5 रुपया छूट प्राप्त किया, तो पूछ रहा है ना कि कितना रुपया का रमेश खरीदारी किया, ठीक है। सुनिएगा, अब इसका मतलब समझिए, ये छूट इतना ही का दे रहा है, 6.5% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6.5 बटा के 100। अगर आप 100 रुपया की खरीदारी करते हैं तो आपको 6.5 रुपया क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। बस आप इस पीसी पे आप इसको लगा सकते हैं, मतलब 6.5 रुपया छूट है, तो कितने का खरीदना पड़ेगा आपको, 100 रुपये का। अगर आप 1 रुपया छूट प्राप्त करते हैं उसके यहाँ से, 1 रुपया छूट प्राप्त करते हैं, तो आप कितना उसके यहाँ से खरीदारी करेंगे, 100 बटा में 6.5 रुपये का आप खरीदारी करेंगे। और लेकिन रमेश कितना छूट पाया था, रमेश 812.5 रुपया का छूट पाया था। तो इसका मतलब कि वो कितने का खरीदारी किया होगा, कि 100 बटा में 6.5 गुणे 812.5, ठीक है। अब देखिए दशमलव नीचे एक अंक है, ये भी एक अंक है, कट जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, इसको ऐसे लगा मतलब 1 30, तो 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 5 25, ये इसको काट देंगे तो 13 बाद में। फिर इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 काटेंगे, 3 इसको देगा, ठीक है। आइए सीधे भाग दे देते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 6 5 13 5 65, मतलब 125 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। 125 बार में क्या हो जाएगा, पूरा आपका कट जाएगा। इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,500 रुपया। ये 125 है, ये 100 का गुणा कर देंगे तो 12,500 रुपया। अर्थात जो रमेश है वो उस थोक विक्रेता के यहाँ से 12,500 रुपये का क्या किया होगा, खरीदारी किया होगा।
तो अभी उसको 812.5 रुपए की छूट प्राप्त हुई। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप इस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग इसको देख के ना डर जाएंगे कि कैसे ये सवाल होगा, लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल ही आसान है। आप बस आपको समझने की देरी है। इस 500 से कोई मतलब नहीं है, बस हमको इससे मतलब है 6.5% की छूट देता है। इसका मतलब 6.5/100। अगर आप उससे यहाँ से 100 रुपया का कुछ खरीदेंगे तो आपको 6.5 रुपया छोड़ देगा। बस इसी को कन्वर्ट कर लीजिए। 6.5 रुपया छोड़ दे रहा है तो उससे यहाँ से 100 रुपया खरीदना पड़ेगा। अगर 1 रुपया छोड़वाना होगा तो 100 बटा में 6.5 रुपया खरीदना पड़ेगा। अगर उसके यहाँ से 812.5 रुपये का छुड़वाना रहेगा तो बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो 12,500 आ जाएगा। ठीक है। देखिए मैथ में क्या होता है ना कि कंसेप्ट और ट्रिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका जो ये कैलकुलेशन है वो भी तगड़ा होना चाहिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी मैथ के 10-12 रूल जो तरीके होते हैं, गुणा के ट्रिक, भाग के ट्रिक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के ट्रिक, मैं उन सबको आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द ही बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका मैथ जो है ना बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से सीख जाए। भाग होगा तो आप कहीं डरे वरे नहीं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैं हर एक चैप्टर से एक प्रश्न को उठा के लेके आया हूँ, जिससे कि आपका उन प्रश्नों पे चर्चा करते हुए अन्य बातों को भी आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए दिया ना कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9/25 है तो उनके परिधि का अनुपात बताइए। देखिए अगर आपको ऐसे सवाल जब भी मिल जाइएगा तो पहले आप स्माइल कीजिएगा, मतलब मुस्कुराइएगा कि बहुत आसान प्रश्न है, एकदम तुरंत इसका आंसर ला लेंगे। देखिए कैसे, अनुपात दिया है 9.25, किसका है ये? तो कहेंगे कि ये जो अनुपात दिया है ना ये क्षेत्रफल का अनुपात है। और आप एक दिमाग लगाइए कि जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो मान लेते हैं कि पाई r1 पहला का होगा और ये पाई r2 दूसरा का हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। पहले तो आप पाई से पाई काट सकते हैं, r1 बटा में r2, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो बड़ा करड़ी का रूप ले लेगा, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 25, अर्थात r1 बटा r2 बराबर 3/5, 3/5 हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि किसी पहले वाली वृत्त की त्रिज्या 3 रही होगी, दूसरे वाली वृत्त की त्रिज्या 5 रही होगी। अब परिधि में अनुपात पूछा है, मैं आपको बड़ा मेथड बताने के बाद छोटा भी बताऊंगा। परिधि पूछा है, परिधि नो 2πr होता है, तो ये 2πr पहले वृत्त की और ये 2πr2 दूसरे वृत्त की। तो सुनिए पहले देखिए 2π से 2π कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, तो इसका मतलब कि r1 बटा r2 को हम क्या कर देंगे, परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों सेम आएगा। तो जो हमारा परिधि का आ रहा है, परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात सेम आएगा। तो इसीलिए 9/25 हमारा ये क्षेत्रफल था, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3/5। बिल्कुल सही उत्तर है। अगर जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए ना तो आपको मैं ये बस लगाने के लिए बताया हूँ, आप ऐसे कुछ मत कीजिएगा, बस आपको विकल्प ढूंढना होगा ना कि इन दोनों का वर्गमूल ले लीजिएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो इसका अनुपात हो जाएगा आपको 3/5। चाहे वो वर्ग में हो, चाहे वृत्त में हो, चाहे वो मतलब अन्य किसी में भी हो, बस देखिएगा कि अगर उसके सूत्र में स्क्वायर आता हो
उसके क्षेत्रफल के सूत्र में स्क्वायर आता हो, अगर आपसे उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो आप इनका क्या निकाल देंगे, आराम से इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर और उसको देखते हैं। लास्ट वाला प्रश्न मान लीजिए बहुत ही अच्छा है और आपको मैं उनको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। आप उस प्रश्न को देख के कहेंगे कि ये तो नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको ट्रिक के जरिए आप उस प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। अब अगला प्रश्न मैं उठाया हूँ चाल दूरी से। दिया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। जैसे ट्रेन एक है, उसकी चाल दे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि यदि उस प्लेटफार्म पे कोई व्यक्ति खड़ा था तो उसको पार करने में जो उसने समय लिया 20 सेकेंड का लिया। कितना लिया? 20 सेकेंड का। आप उसकी चाल बता दीजिए। आइए आपको मैं पहले टाइप 1 टाइप 2 सिखाता हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 सिखाता हूँ। सुनिए, जब भी एक प्लेटफार्म पे कोई भी ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, ट्रेन है ये, अगर सामने से कोई आदमी खड़ा रहेगा, ठीक ना, अगर प्लेटफार्म है, इसे ट्रेन है, अगर इसको कोई आदमी, जब भी ट्रेन ना आदमी को पार करेगी तो उसका मतलब समझिएगा ना कि आदमी की लंबाई ऐसे अगर खड़ा रहेगा तो इतना कितना होगा, नगण्य माना जाएगा। तो आदमी की लंबाई जो मतलब ये वाली होती है, ऐसी वाली दूरी, उसको हम नगण्य के बराबर मान लेते हैं। और ट्रेन का अगर चाल दिया है, समय दिया है, तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या पूछा है, और ट्रेन कितने समय में पार करेगी, ट्रेन की लंबाई पूछा है। ठीक है, अगर आदमी या खम्मा या पेड़ ऐसे कुछ अगर सवाल में बात करेगा तो जो उसकी ये वाली क्षैतिज जो इधर वाला मानेंगे ना, तो उसको नगण्य मानते हैं। आराम से चाल और समय का अनुपात या फिर कुछ भी करके अपना लंबाई निकालेंगे। लेकिन अगर ट्रेन किसी भी प्लेटफार्म को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, या किसी खंभा हो गया, प्लेटफार्म, सुरंग, पुल, जब कभी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो उस स्थिति में अगर ट्रेन की लंबाई यल हम लोग मानते हैं तो इन लोग का भी लंबाई हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुल की कुछ न कुछ लंबाई होती है, प्लेटफार्म की कुछ न कुछ लंबाई होती है। तो उस स्थिति में अगर ट्रेन की लंबाई दे दिया, सुरंग की लंबाई दे दिया, ट्रेन की चाल दे देगा और समय पूछेगा, तो क्या करेंगे कि ये दोनों जो लंबाई दिया रहेगा ट्रेन का और प्लेटफार्म का, दोनों को जोड़ेंगे और उसको दूरी बना लेंगे। ठीक ना। लेकिन हमारे सवाल में ना एक आदमी को पार कर रही है ट्रेन। किसको पार कर रही है? आदमी को पार कर रही है। तो जब आदमी को पार कर रही है तो बस आराम से अपना लगा लेंगे कि लंबाई बराबर, या कोष्टक में दूरी बराबर इक्वल है, सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखिए जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, लेकिन हमको चाहिए कि इसमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। आपको पता होगा कि जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, उसको बदलना होता है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से उसमें गुणा कर दिया जाता है। आप यहाँ पे लाइए 45 गुणे 5/18 गुणे समय कितना दे दिया, 20 सेकंड। अब आप इसको हल कर लेंगे, 9 दूना 18, 9 पाँचे 45, 2 एक 2, 2 दाम में 20, 5 पाँचे 25, 25 दाम में 250। मतलब वो जो ट्रेन है 250 मीटर क्या है, लंबी है। ठीक ना। तो आप जैसे ही आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे तो आप इन तरीके से लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं ना, मतलब अंतिम है, लेकिन इसको कमजोर मत समझिएगा। सबसे खतरनाक प्रश्न क्या है, देखिएगा।
जब भी अगर आपको सवाल दे देगा कि x प्लस 1/x बराबर 2, आपसे पूछेगा x पे 2 घात प्लस 1/x पे 2 घात का मान, आपसे पूछेगा x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात का मान, आपसे पूछेगा x पे 6 घात प्लस 1/x पे 6 घात। इन सब का मान आपसे पूछ सकता है। तो आइए मैं आपको ट्रिक के जरिए आपको पूरे मानों को सिखा देता हूँ। इसको फिलहाल के लिए मानते हैं यन। क्या मानते हैं? यन। तो जब भी आपसे स्क्वायर वाला सूत्र पूछेगा तो एन स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा। जब भी आपसे 4 घात वाला पूछेगा तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा। ठीक है। जब भी आपसे ये वाला पूछेगा तो यक्स पे 3 घात माइनस 3 यक्स का होल स्क्वायर माइनस यन कीजिएगा। अगर आप इतना इस प्रश्न को कर लेते हैं तो आप पूरे सवाल को लगा लेंगे। चलिए, अगर यही हम बात करें, सवाल दे दें कि यक्स 1/x बराबर 2, आप x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात का मान निकालिए। ठीक है। तो हम जानते हैं यन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही आपका फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दो यहाँ रखें, यन की जगह 2 का वर्ग माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 में से 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 में से 2 जाएगा तो यही आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है। अगर आपको ऐसे जितने भी अगर घात वाली संख्या मिल जाएगी तो आप उन तरीके से इनको लगाइएगा। अगर आपके दे देगा x पे 5 प्लस 1/x पे 5, इनको लगाने के लिए यन स्क्वायर माइनस 2 यन पे 3 घात माइनस 3 यन माइनस यन कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाएंगे तो आप इन तरीकों से लगाने का प्रयास करेंगे। एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर इसका आएगा, एक भी आंसर इससे गलत तो नहीं होने वाला है। अगर आप इनको पहले यक्स पे इसका स्क्वायर करते हैं फिर उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ऐसे आपको समय का बहुत समय भी जाएगा, प्लस साथ साथ आपका आंसर को भी लाने में आपको कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। लेकिन आप इन माध्यम से इन तरीकों को आप पकड़ते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बता दें, स्कॉलरशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं या किसी प्रवेश परीक्षा जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, CHS या फिर पॉलिटेक्निक, ऐसे इनके लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस पे तैयारी करवाता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।